हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 10 में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है। उसी कड़ी में आज हमारी क्लास नंबर 4 है, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और इस पर आधारित जितनी भी परिघटनाएं हैं उन सभी परिघटनाओं का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने पिछली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप उन क्लासेस को पहले जरूर देख लें, ताकि आगे के टॉपिक को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखें, बात कर रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की कि यह क्या होता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। तो देखें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने का मतलब है कि अपने मार्ग को वो बदल देती है। तो प्रकाश की किरण के द्वारा जो अपने मार्ग से ये जो विचलित हो जाना है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुनो, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो यह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की किरण का अपने मार्ग से ये जो विचलित होना है, यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाता है? यही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। देखो यहां पर चित्र में, जैसे ये कोई पारदर्शी सतह है, ठीक है। आप ध्यान रखें कि हमेशा कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो सदैव पारदर्शी वस्तुओं से ही होता है। कौन सी वस्तुओं से? पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तु किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहा जाता है। जैसे शीशा, वायु, जल आदि, जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है वो पारदर्शी माध्यम में होता है, जबकि प्रकाश का जो परावर्तन है वो हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं से होता है। तो ये क्या है? आपकी एक सीधी पारदर्शी सतह है। कैसी है? एक पारदर्शी सतह। ये आपका सतह के ऊपर वाला एक माध्यम हो गया। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। ये भी आगे हम समझेंगे कि विरल और सघन क्या होता है। यानी एक माध्यम नंबर 1 है, जैसे समझ लीजिए हवा हो गई या वायु हो गई, और ये क्या है? ये आपका माध्यम नंबर 2 है। क्या है? माध्यम नंबर 2। ये समझ लीजिए आपका क्या है? जल है। क्या है? जल। तो प्रकाश की किरण, ये जो आपतित किरण है, ये कौन सी किरण होती है? ये प्रकाश की आने वाली किरण होती है। तो ये आपतित किरण माध्यम 1 यानी हवा से किसमें प्रवेश कर रही है? जल में प्रवेश कर रही है। ये आपकी क्या है? ये आपकी जल की सतह है। क्या है? ये आपकी जल की सतह है। जल की सतह जो कि माध्यम नंबर 2 है। तो प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो ये जो आपतित किरण है, ये आने वाली जो किरण है, जब इस बिंदु पर टकराएगी, इस आपतन बिंदु पर, इस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब है ये जल की सतह का वो बिंदु है जहां पर ये आपतित किरण क्या करेगी? टकराएगी। तो इस सतह पर टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण का जो मार्ग है वो मार्ग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यानी ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? भटक जाएगी। नहीं, इसका मूल पथ तो ये था, लेकिन ये या तो इस पथ पर चली जाएगी या फिर ये इस पथ पर चली जाएगी। मतलब अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी, भटक जाएगी। तो प्रकाश की किरण का अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाना, भटक जाना, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। फिर से सुनो एक बार कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है आपका, इसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, ये आपका दूसरा माध्यम है जल, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। या तो वो इस अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। तो प्रकाश की इस किरण का अपने मार्ग से जो भटक जाने का ये जो गुण है, इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ पारदर्शी पदार्थों से ही होता है। अगला बिंदु है कि इस अपवर्तन का कारण क्या है? ये होता क्यों है?
यानी प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित क्यों हो जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसका कारण है कि जब जो प्रकाश है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो होता क्या है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल है वो प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे निर्वात में अधिक होती है, जल में क्या होती है, कम होती है। तो प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसी कारण से जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जैसे ही प्रकाश की किरण इस आपतन बिंदु पर टकराती है, इस क्यू बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर टकराती है तो उसका माध्यम क्या हो जाता है, परिवर्तित। तो माध्यम परिवर्तित होने के कारण या तो उसका वेग बढ़ जाता है या वेग घट जाता है, यानी उसकी जो चाल है वो या तो बढ़ जाती है या फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस चाल में परिवर्तन के कारण जो किरण है वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अपवर्तन के नियम की, कि अपवर्तन के नियम क्या क्या होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती है। तो अपवर्तन के भी परावर्तन की तरह ही कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। जिस तरह प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक उसी तरह अपवर्तन के भी कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। देखें, पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब है प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। ये आपतित किरण आपकी दिख रही है P, ये निशान इस तरफ है, ठीक है। आपतित किरण का मतलब है प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण। यहां पर समझ लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, ठीक है, समझ लीजिए सूर्य है। तो इस सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं वो कौन सी किरणें हैं, वो है आपतित किरणें। दूसरा है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित। अपवर्तित किरण का मतलब है कि इस सतह पर टकराने के बाद, यानी अपवर्तन के बाद, ये जो आपका आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर टकराने के बाद जो किरण जा रही है वो है अपवर्तित किरण, यानी अपवर्तन के बाद वाली प्रकाश की किरण। कौन सी किरण, अपवर्तन के बाद वाली प्रकाश की किरण। और तीसरा है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब जहां पर ये आपकी जो आपतित किरण है, जहां पर ये टकराएगी, है ना, दोनों जो माध्यम है उनकी सतह जहां पर ये आपतित किरण टकराएगी उसको कहेंगे आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब, क्या खींचा गया, एक अभिलंब। ये अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक ही तल में मौजूद होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों ही एक ही तल में मौजूद होते हैं। कौन से तल में, पहले तल में, या हम कह सकते हैं कि माध्यम 1 में, ठीक है। ये तीनों ही एक ही तल में यानी एक ही दिशा में क्या होंगे, मौजूद होंगे। ये आपका पहला नियम है जो कि परावर्तन का नियम था, वो का वही नियम यहां पर भी है कि आपतित किरण यानी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, अपवर्तित किरण यानी अपवर्तन के बाद वाली प्रकाश की किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। ये तीनों ही एक ही तल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या एक ही माध्यम में मौजूद होते हैं। ये आपका पहला नियम है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम। दूसरे नियम को कहते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। यह नियम क्या कहता है वो समझे। यह नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण इन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी क्या होती है, आपतित होती है। जैसे यहां पर एक विरल माध्यम है और दूसरा सघन माध्यम है, इन दोनों माध्यमों की ये सीमा है ये वाली, और इस पर जब ये प्रकाश की आपतित किरण क्या होती है, टकराती है या इस पर आपतित होती है, ये आपतित किरण है, इसकी दिशा इस तरफ है, ठीक है। ये प्रकाश की जो आपतित किरण है जब ये दोनों माध्यम की सीमा पर क्या होती है, टकराती है या आपतित होती है, तो ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण की ज्या है, जिसे हम साइन आई कह रहे हैं, आपतन कोण की ज्या साइन आई, और अपवर्तन के बाद जो ये आपको दिख रही है अपवर्तन की ज्या यानी साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, नियतांक होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट का मतलब क्या है, नियतांक, यानी एक फिक्स मान होता है। फिर से सुनो, स्नेल का नियम क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो आपतन कोण की ज्या है, इसको हम साइन आई कहते हैं, यह आपके आपतन कोण की ज्या है, यानी आपतन कोण के द्वारा बनाया गया कोण है। और दूसरा अपवर्तन कोण की ज्या
यानी अपवर्तित किरण के द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण। तो इन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात क्या होता है, वो अनुपात नियत होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी नियम को कहते हैं स्नेल का अपवर्तन का नियम। मतलब सूत्र क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर, यानी आपतित कोण की ज्या बटे में आपतन कोण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात है साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या होता है, ये नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, मतलब हमेशा फिक्स होता है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये आपका अपवर्तन का दूसरा नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं अपवर्तन के समय प्रकाश का मार्ग ये क्यों बदलता है और कैसे बदलता है। तो हमने देखा था कि अपवर्तन क्यों होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये माध्यम नंबर 1 हो गया, ये माध्यम नंबर क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गई, ये आपकी सतह हो गई, जो पारदर्शी माध्यम है उसकी सतह, इसकी सतह पारदर्शी माध्यम की सतह। तो हमने देखा था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब यहाँ पर टकराती है इस आपतन बिंदु पर, तो टकराने के बाद क्या हो जाता है, इसकी जो चाल है या जो इसका वेग है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, या तो कम हो जाता है या फिर अधिक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो मूल मार्ग तो ये वाला था, इसका जो मेन मुख्य मार्ग जहां से होकर ये जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। या तो ये क्या होती, इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर ये अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, या तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, और इस घटना को हम कह रहे थे अपवर्तन। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो जब प्रकाश की किरण कौन से माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। कौन से माध्यम से, विरल से सघन। विरल का मतलब होता है जिस माध्यम में कण है, उन कणों के बीच की दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है, कण दूर दूर फैले होते हैं, ऐसे माध्यम को कहते हैं विरल माध्यम। और सघन माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के जो कण हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक स्थित होते हैं, उनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ऐसे माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम का मतलब है जैसे ये वायु है और इधर क्या है, समझ लीजिए जल है, तो वायु के जो कण हैं उनके बीच की दूरी अधिक होगी, यानी ये विरल माध्यम है, और जल के कणों के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, कम होगी, यानी कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो प्रकाश का वेग है या जो प्रकाश की चाल है वो क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल है वो हो जाती है कम। क्या हो जाती है, कम। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी ये वाली स्थिति होती है, पहली स्थिति ये वाली, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की जो चाल है वो क्या हो जाती है, वो जाती है बढ़, और जब प्रकाश की चाल बढ़ जाती है तो वो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर हटती है। ये स्थिति 2 आया समझ में। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है, और जब चाल घट जाती है, कम हो जाती है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, लेकिन जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी जो चाल है, प्रकाश की चाल, वो क्या हो जाती है, विरल माध्यम में बढ़ जाती है, और ऐसी स्थिति में जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से क्या होती है, दूर भागती है। ठीक है, जैसा आपको चित्र भी दिखाया गया है। पहली स्थिति में जो वायु है वो माध्यम 1 है, यानी विरल माध्यम है, और यहाँ पर कांच क्या है, कांच आपका सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब अभिलंब की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, विरल से सघन में कर रही है, यानी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहली स्थिति में। तो ये क्या हो जाएगी, ये देखो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक गई। क्या हुई, अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, क्योंकि पहली स्थिति में जो दूसरा माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक गई, ये वाले भाग देखो, है ना। फिर यहां पर देखो दूसरी स्थिति में जो माध्यम 1 है, सघन माध्यम, वो क्या है, माध्यम 1 है, और जो विरल माध्यम है वो माध्यम क्या है, 2 है, यानी जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम में जा रही है मतलब प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो किरण है वो क्या होगी, वो अपवर्तित किरण या प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी। क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो ये था
अपवर्तन के समय प्रकाश के मार्ग की स्थिति, कि अपवर्तन के समय प्रकाश के मार्ग में जो स्थिति है, जो परिवर्तन है, वो कैसे आता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं हम, वो है सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो मैंने समझाया, एक तो आप सघन माध्यम को ऐसे समझ सकते हैं कि सघन माध्यम में जो पदार्थ के कण हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, यानी उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या होता है, अधिक होता है। उनके कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो वो कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम। या हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि वह माध्यम जिसका जो अपवर्तनांक है, ये जो अपवर्तनांक है ये हम आगे समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का मतलब होता है प्रकाश का वेग बटे में किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी एक तो प्रकाश का वेग वायु में, अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है वो भी समझा देता हूं। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि प्रकाश का वायु में वेग, प्रकाश का वायु में वेग बटे में प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, ये होता है सूत्र अपवर्तनांक का। प्रकाश का वायु में वेग बटे में प्रकाश का किसी माध्यम में वेग। तो ऐसा माध्यम जिसका जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, अधिक होता है, ऐसे माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। और इस माध्यम के जो कण हैं वो क्या होते हैं, काफी घने होते हैं, डेंस होते हैं, मतलब कणों की जो संख्या है उस माध्यम के जो कण हैं उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा होती है। तो ऐसे माध्यम को कहते हैं सघन माध्यम। जैसे कांच, जल और अन्य पारदर्शी माध्यम, हवा को छोड़ के, हवा और निर्वात को छोड़ के बाकी जितने भी माध्यम हैं जिसके कण बहुत नजदीक होते हैं या जिनके आर पार देखा जा सकता है वो कहलाते हैं सघन माध्यम। दूसरा माध्यम है वो है विरल माध्यम, इसका जस्ट उल्टा, यानी ऐसा माध्यम जिसका जो अपवर्तनांक है वो काफी कम होता है, वो विरल माध्यम है। और विरल माध्यम में जो कण है, कणों का जो घनत्व है, कणों की जो डेंसिटी है वो क्या होती है, वो काफी कम होती है। क्या होती है, काफी कम होती है। यानी उस माध्यम के जो कण हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर स्थित होते हैं, यानी उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम होता है और इस कारण से उनका जो घनत्व है वो भी हमें कम देखने को मिलता है। ठीक, किसी माध्यम का सघन और विरल होना दो माध्यमों के बीच तुलनात्मक क्या है, अध्ययन है। कोई माध्यम सघन है इसका मतलब उसका अपवर्तनांक अधिक है और माध्यम के जो कण है वो काफी सघन है, यानी उनका घनत्व काफी अधिक है। और विरल का मतलब क्या है, विरल का मतलब ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम है और उसमें मौजूद जो कण है उनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो भी क्या है, कम है। यह निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम किस माध्यम के सापेक्ष अधिक सघन है और कौन सा अधिक विरल है। यानी ये हम तुलनात्मक रूप से बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम एक माध्यम की अपेक्षा अधिक सघन है या विरल है। ये हम उसके अपवर्तनांक को देखकर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा माध्यम दूसरे की तुलना में अधिक सघन है या अधिक विरल है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ी हुई परिघटनाएं, यानी प्रकृति में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जो अपवर्तन के कारण होती है। तो देखो, पहली घटना है वो है शीशे के गिलास में रखी हुई पेंसिल या चम्मच कैसी नजर आती है, हमें मुड़ी हुई नजर आती है। यानी जब हम शीशे या कांच के गिलास के अंदर पेंसिल या चम्मच को रख देते हैं तो उसको अगर बाहर से ऊपर की तरफ से देखते हैं तो वो हमें अंदर से मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, ये अपवर्तन का ही परिणाम है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं। जैसा आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर हमारी क्या है, आंख है, क्या है, आंख है। तो ये जो पेंसिल है ये हमको मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, तो देखें, जब किसी शीशे के गिलास में आधा पानी भरकर उसमें एक पेंसिल को आंशिक रूप से डुबोते हैं, आंशिक रूप का मतलब है आपको पूरी नहीं डुबोनी, आधी डुबोनी है, तो यह हमें मुड़ी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। देखो क्यों, क्योंकि जल की सतह के अंदर की जो पेंसिल है वो कैसी होनी चाहिए थी, सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन वह वो कैसी नजर आ रही है, वो हमें मुड़ी हुई नजर आती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसका नियम लागू होता है, अपवर्तन का नियम लागू होता है। और वो कौन सा नियम है कि जो ये बाहर वाला माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, विरल, और जो अंदर वाला माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर
इस बिंदु पर टकराने पर उसका जो प्रकाश का वेग है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश का वेग हो जाएगा कम। और जब प्रकाश का वेग कम हो जाएगा तो ये क्या होगी, ये आपके अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी या झुक जाएगी। और इस कारण से हमें वो पेंसिल मुड़ी हुई क्या होती है, नजर आती है। फिर से समझा दो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस गिलांस के जो बाहर का माध्यम है वो विरल माध्यम है और जो अंदर का माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इस आपतन बिंदु पर जब जैसे ही प्रकाश की किरण टकराएगी तो उसकी जो चाल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। और इस कारण से हमें वो पेंसिल या फिर जो चम्मच है वो क्या होती है, मुड़ी हुई नजर आती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि शीशे या कांच के गिलास में जो रखा हुआ सिक्का है वो हमें उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ नजर आता है। क्या होता है, ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा क्यों होता है, तो देखें, ऐसे ही जब कोई सिक्का पानी से भरे गिलास में रखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सिक्का है वो ऊपर उठा हुआ क्या होता है, नजर आता है। ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। क्यों, क्योंकि बाहर का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, विरल। अंदर का माध्यम कौन सा है, अंदर का माध्यम है वो आपका है सघन। कौन सा माध्यम है, सघन। अंदर का जो माध्यम है वो कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो सिक्का है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें नजर आता है। क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें नजर आता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है, तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में उसके जो संचरण की दिशा है वो क्या हो जाती है, वो दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ऐसा समझ में देखो, जैसा आपको यहाँ पर पानी दिख रहा है, यहाँ पर बाहर आपकी आंख लगी हुई है, सिक्का यहाँ पर दिखाई देता है, यानी ये आभासी स्थिति है लेकिन वास्तविक स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो सिक्के के द्वारा जो ये अपवर्तित किरण है वो क्या होगी, यहाँ पर टकराएगी। सॉरी, शीशे के द्वारा आने वाली जो ये परावर्तित किरण है, ठीक है, ये किरण क्या होगी, यहाँ पर इस बिंदु पर टकराएगी। जैसे ही इस बिंदु पर टकराएगी तो होगा क्या, जैसे ही इस बिंदु पर टकराएगी तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है। कौन से माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या हो जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से आ रही है, सिक्के से होकर आ रही है। तो सिक्के से होकर आने वाली जो ये अपवर्तित किरण है, या जो ये अपतित कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है, ये कहाँ से आ रही है, सिक्के से। तो सिक्के से होकर आने वाली जो आपतित किरण है जब इस सतह पर टकराएगी, है ना, तो यहाँ पर फिर कौन से माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम में। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश का जो वेग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऐसी स्थिति में यह अभिलंब से दूर हटती हुई दिखाई देगी। कहां से, अभिलंब से दूर हटेगी। तो सिक्के की वास्तविक स्थिति तो यहाँ थी, लेकिन जैसे ही ये जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसी स्थिति में जो सिक्का है वो अपनी मूल स्थिति से हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ यानी दूर स्थिति पर क्या होगा, नजर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं तीसरे उदाहरण की, वो है सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त से कुछ समय के पश्चात भी हमें सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। यानी सूर्य उगने से पहले कुछ समय और सूर्य अस्त होने से बाद कुछ समय तक हमें सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है, अपवर्तन जिम्मेदार है। तो देखिए इसी बात को समझते हैं। तो जब सूर्योदय यानी सूर्य उग रहा होता है उससे पूर्व ही सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल की विभिन्न घनत्व की परतों से क्या होती है, अपवर्तित होती है। यानी सूर्य से आने वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं वो प्रकाशिक किरणें जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है तो विभिन्न परतों का जो घनत्व है वो घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसी कारण से वो क्या होती है, अपवर्तित होती है। यानी उनकी चाल या वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है और वो क्या होती है, अपवर्तित होती है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते हैं वायुमंडल का जो घनत्व है वो कैसा होता जाता है, वो कम होता जाता है। कैसा होता जाता है, वो कम होता जाता है। अतः सूर्य की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए
उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर क्या करती है, गमन करती है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर क्या करती है, गमन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में बाहर से आते हुए उत्तरोत्तर सघन माध्यम की ओर क्या करती है, गमन करती है। और परिणाम स्वरूप ये जो किरणें हैं जब इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो कहां, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कहां पर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और इसी कारण जो सूर्य है वो क्षितिज से थोड़ा नीचे की ओर हमें प्रतीत होता है। कहां पर प्रतीत होता है, क्षितिज से थोड़ा नीचे की ओर, और तभी हमें दिखाई देने लग जाता है, और उसी समय ये दिखाई देने लग जाता है। और ठीक इसी कारण से सूर्यास्त के समय भी कुछ देर बाद तक सूर्य क्या होता है, हमें दिखाई देता है। ये आपके सामने चित्र दिखाई दिया हुआ है। ये पृथ्वी है, ये आपका बाहरी वायुमंडल है, और ये क्या है, अन्वेषक है, यहाँ पर देखने वाला बंदा है। तो देखो ये सूर्योदय की स्थिति है, इसकी वास्तविक स्थिति यहां पर है। सूर्य जब सूर्य उग रहा होता है इस समय इसकी वास्तविक स्थिति यहां पर है, बिंदु 1 पर। तो ऐसी स्थिति में सूर्य से आने वाली जो ये आपतित प्रकाशित किरणें हैं, जब ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से टकराती हुई हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है। तो जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है तो बार बार इनका क्या होता है, अपवर्तन होता है। ये वाला माध्यम कौन सा है, ये वाला विरल माध्यम है। और ये वाला माध्यम कौन सा है, ये वाला आपका सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है, सघन। तो ऐसी स्थिति में जो प्रकाशित किरणें हैं इसका वास्तविक मार्ग तो यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सघन माध्यम में टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी मुड़ जाती है। और इसी कारण से हमें ये अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर की ओर आभासी स्थिति पर क्या होती है, दिखाई देती है। और इसी वजह से जो सूर्य है वो अपने उदय होने से पहले कुछ समय पहले हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसा हमें क्या होता है, आभास होता है। वही बात होती है सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय सूर्य की वास्तविक स्थिति यहां पर है, लेकिन सूर्य से आने वाली जो ये प्रकाशित किरणें हैं जब ये वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर क्या होती है, गुजरती है, तो फिर बार बार इनका भी क्या होता है, अपवर्तन होता है। और ये सघन माध्यम में होने के कारण ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। और इसी कारण से ये जो आपकी क्षैतिज स्थिति है, जो अभिलंब है, उससे कुछ नीचे की ओर क्या होती है, हमें प्रतीत होती है, यानी उससे कुछ अलग स्थिति पर हमें क्या होती है, प्रतीत होती है। और इसकी आभासी स्थिति हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और इस वजह से इसी अपवर्तन की घटना के कारण सूर्य उदय होने से पहले कुछ समय और सूर्य अस्त होने के कुछ समय बाद तक सूर्य इसी अपवर्तन की घटना के कारण हमें क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वो भी कहीं ना कहीं अपवर्तन के कारण ही होती है। तो देखें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। कौन से माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटेगी, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणों का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो अभिलंब से क्या होगी, दूर हटती हुई दिखाई देगी। कब, जब R ग्रेटर देन क्या होगा, I होगा, यानी कि जो आपका अपवर्तित कोण है वो आपतन कोण की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। यदि किरणों के आपतन कोण I को अगर हम क्या करें, बढ़ाते हुए जाए, तो आपतन कोण के एक विशिष्ट मान पर, जिसे उस माध्यम का क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, उस कोण पर जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ के समानांतर से क्या होती है, गुजरती है। मतलब उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही थी उसी माध्यम में वो पुनः क्या हो जाती है, लौट जाती है। और इस अवस्था में जो आपका अपवर्तन कोण है वो कितना होता है, वो आपका होता है 90 डिग्री। देखो फिर से समझो क्या कह रहा है। पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन है उसके लिए 2 शर्तें जरूरी है। पहला, जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। जैसे आपको स्थिति 1 दिखाई दे रही है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि इस अपवर्तित कोण, जो ये जो अपवर्तित कोण है R, कौन सा है, जो ये आपका अपवर्तित कोण क्या है, R, सॉरी, ये जो आपका ये जो आपका कोण है आपतन कोण, और ये कौन सा कोण है, ये आपका कोण है अपवर्तित कोण। तो आगे स्थिति क्या है कि अगर हम ये आपतन कोण को बढ़ाते जाए, किसको, आपतन कोण I को धीरे धीरे बढ़ाते जाए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी, कौन सी स्थिति, जब आपके अपवर्तित कोण R का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी अपवर्तित किरण है वो इस
पृष्ठ के जो आपका पृष्ठ था दोनों माध्यमों का, इस दोनों माध्यमों का जो पृष्ठ था इस पृष्ठ के क्या हो जाएगी, बिल्कुल समतल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समतल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। दूसरी स्थिति, ठीक है। तो ऐसी स्थिति जब होती है और इस स्थिति में जो बनने वाला कोण है वो कौन सा कोण है, क्रांतिक कोण। यानी जब आपके आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सॉरी जब आपके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो आपकी अपवर्तित किरण है वो जो आपकी मुख्य सतह थी, दोनों माध्यमों की जो मुख्य सतह थी उस मुख्य सतह के क्या हो जाएगी, अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, हम क्रांतिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। अब अगर हम ऐसे ही इस क्रांतिक कोण से थोड़ा और ज्यादा आपतन कोण आई को बढ़ाए तो हमें देखने को मिलेगा कि जो आपकी अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम में पुनः क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, जिस माध्यम से अपवर्तित जो आपतित किरण है वो क्या कर रही थी, प्रवेश कर रही थी। देखो यहां पर आई और ये आर, यानी ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। लेकिन ये स्थिति कब संभव है, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। कब, जब आपतन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होगा। देखो इस बात को फिर से समझो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो पहली शर्त है कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, जैसा पहली स्थिति में कर रही है। ठीक, दूसरी क्या स्थिति होनी चाहिए कि जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण आई, उसका मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण का मतलब है 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर जो अपवर्तित किरण है वो उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी जिस माध्यम में से उसने प्रवेश किया था। यानी ये माध्यम नंबर 1 था आपका, इसी माध्यम से उसने प्रवेश किया था और उसी माध्यम में ये पुनः क्या हो जाएगी, अपवर्तन के बाद वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार की जो ये घटना है वो कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी प्रकाश की किरणों का अपवर्तन के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाना वो कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए कितनी शर्तें हैं, 2 शर्तें। पहली शर्त, प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए, और दूसरी शर्त है कि आपतन कोण आई का मान क्रांतिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संभव होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी बारे में लिखा हुआ है कि यदि प्रकाश की किरणों के आपतन कोण को और बढ़ा दे, यानी 90 डिग्री से ज्यादा और बढ़ा दे, तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में अपवर्तित होने के स्थान पर सघन माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में वो अपवर्तित होने की बजाय क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। ठीक है, यानी जब आपतन कोण का मान, आई का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो प्रकाश की जो आपतित किरण है उसका अपवर्तन होने की बजाय क्या होना शुरू हो जाएगा, परावर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो इसी घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी सिद्धांत पर जो आपका प्रकाशिक तंतु होते हैं जिन्हें हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जिनका उपयोग आज संचार की प्रणालियों में इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, या संसार की जितनी भी टेली कम्युनिकेशन की जितनी भी आज डिवाइसेस या जो यंत्र काम कर रहे हैं वो सब इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके प्रकाशिक सिग्नलों को या विद्युत सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही तेजी से भेजने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब है रंग, विक्षेपण का मतलब है बंटना। ठीक है, क्या होना, विक्षेपित होना, बंटना, टूटना। तो देखें, जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर क्या होता है, गुजरता है, तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो 7 वर्णों में क्या हो जाता है, 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है या प्रतिरूप में हमें प्राप्त होता है। जब सूर्य का प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो निकलने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे पर्दे पर देखा जा सकता है। और पर्दे पर प्राप्त होने वाले इस प्रतिरूप को क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ये श्वेत प्रकाश है। जब ये प्रिज्म से होकर क्या होता है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये श्वेत प्रकाश 7 विभिन्न रंगों के प्रकाश में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, या विक्षेपित हो जाता है। तो इसे कहते हैं हम वर्ण विक्षेपण। और ये जो 7 रंगों का जो समूह है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त करते हैं इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब जो ये स्पेक्ट्रम की बात है या जो वर्ण विक्षेपण की बात है, इसे सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था,
तो इसे सर्वप्रथम न्यूटन ने सिद्ध किया था। इन्होंने सिद्ध किया था कि श्वेत प्रकाश में स्पेक्ट्रम के वर्ण या रंग क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कि जो वर्ण विक्षेपण की घटना है इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण है कि एक प्रकाश के अंदर विभिन्न रंग की किरणें क्या होती है, मौजूद होती है। तो जो विभिन्न रंग की किरणें हैं, ये जो विभिन्न रंग की किरणें हैं, इन किरणों का किसी भी माध्यम में जो वेग है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, इन सभी किरणों का, यानी जो सभी अलग अलग रंग की किरणें हैं उनका किसी एक माध्यम में जो वेग है वो वेग क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी वो अलग अलग वेग से क्या करती है, गति करती है। जैसे बात करें निर्वात के अतिरिक्त जितने भी माध्यम हैं, तो उस किसी भी माध्यम में जो लाल रंग है, लाल रंग के प्रकाश का जो वेग है वो क्या होता है, बैंगनी रंग के प्रकाश के वेग से क्या होता है, अधिक होता है। यानी लाल रंग का वेग किसी भी माध्यम में निर्वात को छोड़कर सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का जो वेग है वो अन्य प्रकाश की किरणों की तुलना में क्या होता है, सबसे कम होता है। इसी वजह से जो लाल रंग की किरण है उसका क्या होगा, उसका जो विक्षेपण है वो क्या होगा, सबसे अधिक होगा, और बैंगनी रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे कम होगा। अतः अपवर्तन के पश्चात जो बैंगनी रंग की किरण है वो अभिलंब की तरफ क्या होती है, सबसे ज्यादा मुड़ती है, क्योंकि उसका जो वेग है वो क्या होगा, वो सबसे कम होगा। और जो लाल रंग की किरण है वो क्या होगी, उसका विक्षेपण सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसका जो चाल है, जो गति है वो क्या है, सबसे अधिक है। इसी कारण से वो सबसे दूर हटेगी अभिलंब से, और बैंगनी रंग का जो वेग है वो सबसे कम है, अतः ये अभिलंब से बहुत ही कम दूर हटेगी। ये इसके पीछे का कारण है। अब रंगों के विक्षेपण का जो ये क्रम है इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, और उस ट्रिक का नाम है विबग्योर। क्या नाम है, विबग्योर। वी का मतलब है वायलट, ई का मतलब है इंडिगो, बी का मतलब है ब्लू, जी का मतलब है ग्रीन, वाई का मतलब है येलो, ओ का मतलब है ऑरेंज, और आर का मतलब है रेड। हिंदी में भी याद रख सकते हैं। बे का मतलब बैंगनी, जा का मतलब जामुनी, नी का मतलब नीला, ह का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी, ला का मतलब लाल। तो इन सभी रंगों को इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब इन 7 रंगों की जो पट्टी है इसमें जो माध्य रंग है वो माध्य रंग किसको माना गया है, पीले रंग को माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में क्या सीखा, अपवर्तन क्या होते हैं, अपवर्तन के नियम, और अपवर्तन पर आधारित जितनी भी घटना है उन सभी घटनाओं को हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आज के सारे टॉपिक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर आपको मेरी मेहनत और क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।